दोस्तों, ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन लिली 3 लड़कों के साथ बेड पर लेटी होती है। होश आने पर वो सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतना नीचे कैसे गिर गई। अभी अभी जॉब पर लगी और मैंने एक नहीं बल्कि 3 लड़कों को बुक किया। तभी वो लड़के उठ जाते हैं। तो लिली कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं, किसको पागल बना रही हो, सबको पता है कि जियोंग ह्योनिंग के मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वो सोचती है, अब ये कौन है। वो सेल्फी कैमरा में अपनी शक्ल देख के हैरान हो जाती है। असल में वो एक सीईओ ड्रामा के साइड कैरेक्टर के रूप में ट्रांसफर हो चुकी है, जिसका नाम ही जिंग जिंग है। वो प्लान बनाकर जियांग ह्योनिंग के साथ वन नाइट स्टैंड करके जियांग फैमिली में एंटर करती है, पर उसकी असलियत पता चलने पर उसे डिवोर्स के पेपर्स भेजे जाते हैं। लोगों को ये पता चले इससे पहले ही जियांग ह्योनिंग एक्सीडेंट में मर जाता है, तो वो डाइवोर्स की बात छुपाकर उसके पैसों पर ऐश करती है और लड़कों को बुलाती है। एक दिन ऐसे ही वो क्लब में मर जाती है। अब लिली सोचती है, मतलब मैं एक ड्रामा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गई। अगर ह्योनिंग को अपनी वाइफ की करतूतें पता चली तो मेरी तो खैर ही नहीं, और यहाँ कोई मुझ पे यकीन भी नहीं करेगा। तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं एक अच्छी वाइफ बन के यहाँ रहूं। वो उन लड़कों को वहाँ से भगाने की सोचती है। तभी वो कंफ्यूज होते हैं कि इसने तो हमें बहुत पसंद किया था, फिर अपने पति को गालियाँ भी दी थी कि वो जल्दी मरने वाला है। लिली कहती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होती है। हमारा प्यार समुंदर से भी गहरा और सोने से भी खरा है। तभी हमारा हीरो जियांग ह्योनिंग की वहाँ व्हील चेयर पर एंट्री होती है। उसे देख लिली की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो सोचती है, रोमांस नॉवल में ये हॉरर कहाँ से आ गया। वो चेक करती है कहीं इसके पैर उल्टे तो नहीं। फिर उसे पता चलता है कि ह्योनिंग एक्सीडेंट के बाद से कोमा में था, तो उसके मरने के रूमर्स फैल गए। अब उन्हें होश आ गया है, बस पैरों में थोड़ी इंजरी है, पर शादी के बाद की मेमोरीज वो भूल चुके हैं। लिली अपनी खुशी छुपाते हुए दुखी होने का नाटक करती है। ह्योनिंग कहता है, तो तुम मेरा पैसा दूसरे लड़कों पे लुटा रही हो, लगता है बहुत मजे कर रही हो। उसके डिवोर्स पेपर्स दिखाते ही लिली उन्हें फाड़ के फेंक देती है कि उसका मन कहता था ह्योनिंग जिंदा है, वो उसके इंतजार में तड़प रही थी। वो कहता है, तड़प। तीनों लड़कों को गिना के कहता है, सच में बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। चालाक लिली कहती है, पहले वाले के हाथ तुम्हारे जैसे है और दूसरे वाले के कान, और तीसरा थोड़ा कमजोर है और उसका दिल तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग है। अब तुम लौट आए हो तो हम वापस साथ रहते हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लगता है मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। लिली सोचती है, चलो मैं बच गई, पर ह्योनिंग के उसके हाथ दबाने पर सोचती है, कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं फंस गई। अब असिस्टेंट ह्योनिंग को वार्न करता है कि आपका वाइफ के साथ इतना अच्छा भी रिश्ता नहीं था और उसने वो बॉयज भी हायर किए थे। लेकिन ह्योनिंग भी चालाक होता है। एक्सीडेंट के दिन उसका शेड्यूल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। उसे वाइफ पे भी शक है, इसीलिए वो उसे साथ रखता है ताकि सच पता चले। लिली यहाँ अमीरी के मजे लूटने आती है, लेकिन वो वाइन पुरानी नहीं बल्कि 2025 की होती है। चम्मच चांदी के नहीं बल्कि स्टील के होते हैं। वो सोचती है, मतलब ड्रामा में सब झूठ होता है। फिर वो उनकी शादी से रिलेटेड सारी चीजें छुपाने को कहती है ताकि ह्योनिंग की मेमोरीज वापस ना आए। उसके वहाँ आते ही वो उसका हाल चाल पूछती है और पैर चेक करती है। थर्मल नहीं पहने तो ठंड लगेगी। उसकी हरकतें देख वो कंफ्यूज होता है, पर जब वो प्यार से थर्मल्स लगाती है तब उसकी इनोसेंट सी स्माइल देख ह्योनिंग के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। फिर अपनी चालाकी चल के कहता है, शायद मैं कभी ठीक ना हो पाऊँ तो चल नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए एक यूजलेस इंसान बन जाऊंगा। लिली कहती है, मतलब डॉक्टर ने गलत चेक किया होगा, तुम्हारे साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं था ना, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, नेक्स्ट टाइम मुझे साथ लेके चलना। इस पे वो कुछ बोल ही नहीं पाता। असिस्टेंट भी सोचता है, आखिर ये कौन सा खेल खेल रही है। ह्योनिंग असिस्टेंट को उस पे नजर रखने को कहता है, पर लिली ने रखा ब्लैंकेट देख वो ब्लश करने लगता है। लिली उसके रूम में जाकर पुराने डिवोर्स पेपर्स ढूंढती है, शायद उसके वाइफ ने पहले ही चुरा लिए। ये सोचकर वो खुश होती है, पर ह्योनिंग को कॉल आता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स मिले हैं जो मेमोरी लॉस के पहले के हैं। लिली को लगता है ये डिवोर्स पेपर्स है, तो वो उसको रोकती है। इस चक्कर में वो बेचारा नीचे गिर जाता है। फिर वो अपना नाटक शुरू करती है, शोना तुम्हारी रातों पर सिर्फ मेरा हक है, क्या तुम भूल गए हम हर रात साथ बिताते थे। हमारा हीरो भी कुछ कम नहीं होता। वो कहता है कि तुम मुझे एक प्रैक्टिकल तो दे ही सकती हो। तभी सर्वेंट बुलाती है, तो ह्योनिंग को रोकने के लिए लिली उसे किस कर देती है और पूरा 180 डिग्री घूम जाती है। पर हमारी लिली को इसकी प्रैक्टिस नहीं थी ना, तो उसकी सांस ही फूल जाती है। ह्योनिंग तो उसे चिढ़ाता है कि इतने प्रैक्टिस के बाद भी तुमने ये नहीं सीखा, और उसे किस करने लगता है। लिली के डिस्ट्रैक्ट होने पर वो कहता है, तुम ऐसे टाइम पे भी डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकती हो, मैं और वेट नहीं कर सकता, और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और लिली तो यहाँ फंस जाती है। फिर लिली कमर दर्द के साथ नीचे आती है और पेपर्स लेती है। वो डाइवोर्स के नहीं बल्कि कंपनी के कुछ पेपर्स होते हैं।
वो सोचती है चलो आज तो बच गई। अगर उसे इस लड़की के करतूते पता चलती तो मेरी तो जान ही निकल जाती। जनरली लड़कियां ड्रामा में ट्रांसपोर्ट होती है तो सीईओ उनके प्यार में पागल होता है, पर मेरी मनहूस किस्मत, मुझे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। बाद में युआनिंग का टाई बांधते वक्त वो ख्याली पुलाव बना रही होती है। वो कहता है मेरे जिंदा होने से तुम इतनी परेशान हो। वो पूछती है अगर किसी ने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें पता चला तो तुम क्या करोगे। वो उसकी जिंदगी नर्क बनाने की बात करता है। तो तुमने क्या झूठ बोला है। अब लिली तो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए अपने प्यार की कसम खाती है और व्हीलचेयर पर उसे अपने ऊपर बिठाकर राइड देती है। वो मन ही मन खुश होता है। असिस्टेंट बताता है कि लिली ने सिर्फ पेपर्स देखे, उनमें कोई चेंज नहीं किया, मतलब वो कोई चाल नहीं चल रही। तो युआनिंग का शक थोड़ा कम होने लगता है। वो खिड़की के बाहर पतंग उड़ते देखता है तो लिली भी ये नोटिस करती है और पतंग उड़ाने को कहती है। उसके मना करने पर भी वो उसे ले ही जाती है। वो अब ब्रिज पर आते हैं। उसे लगता है ऐसी हालत में मैं पतंग नहीं उड़ा सकता। लिली कहती है तुम बस रेडी हो जाओ। वो व्हील चेयर दौड़ाती है। वो पूरा जोर लगाने पर भी पतंग नहीं उड़ पाती। लिली की यह हालत देख वो हंसता है। तुम हंसते हुए बहुत हैंडसम दिखते हो, वो कहता है, और तुम फनी। लिली को कैमरा में फेस चेक करता देख वो सोचता है ये कितनी पागल है। कहता है सुनो, एक सीक्रेट बताता हूँ, ये व्हील चेयर इलेक्ट्रिक है। अब वो लिली को अपनी गोद में बिठाता है और पतंग उड़ाने को कहता है। इस बार पतंग उड़ने लगती है। लिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर ह्यूनिंग की नजर लिली से हटे तब तो वो पतंग देखेगा ना। वो तो बस उसे देखता ही रहता है। वो फिर से अपने इंजर्ड पैरों के बारे में बोलता है तो लिली कहती है मुझे तुम्हारी दूसरी खूबियों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि तुम इतनी बड़ी कंपनी को इतने अच्छे से हैंडल करते हो। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि एक गुड न्यूज़ है, डॉक्टर ने कहा है कि मेमोरीज वापस आ सकती है। लिली पहले तो घबरा जाती है, पर मेमोरीज जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे वापस आएंगी तो थोड़ा खुश होती है। युआनिंग के पूछने पर नाटक करती है कि ये मेमोरीज लौट आएंगी इसीलिए मैं खुश हूँ। युआनिंग ये नोटिस करता है। वो सोचता है क्या इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले पर पर्सनैलिटी में डिफरेंट ऐसे लोग हो सकते हैं। अब वो कंपनी मीटिंग में जाकर सबको इक्विटी ट्रांसफर करने के लिए 3 दिन का समय देता है, क्योंकि उसकी डेथ की खबर के बाद सब कंपनी हड़पना चाहते थे। वो लॉ सूट फाइल करने की धमकी भी देता है। यहाँ घर पे एक आदमी आता है जो लिली से पैसे और युआनिंग की लौटने की बात करता है। मतलब एक्सीडेंट में उसकी वाइफ का जरूर हाथ था। वो चालाकी से पता करती है कि उसके पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं। वो आदमी युआनिंग के खिलाफ कुछ लाने के लिए उसे पूरे 2 मिलियन ऑफर करता है। युआनिंग बाहर से ये सुन रहा होता है। लिली उस आदमी के लिए पहले तो कॉफी लेकर आती है, जिसे पीने पर वो तो पूरा परेशानी हो जाता है क्योंकि उसने कॉफी फिल्टर नहीं किया था। फिर वो जो उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट करती है कि उसकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा देती है। युआनिंग भी सुन के दंग रह जाता है। वो आदमी हाथ उठाता तभी उस पे पानी फेंकती है और मारने ही वाली होती है, पर युआनिंग उसे रोकता है कि तुम आधी कंपनी की मालकिन हो, बोलो इसके साथ क्या करना चाहती हो। लिली सोचती है आखिरकार ये डायलॉग मारने का मौका मुझे मिल ही गया। वो कहती है इसकी फैमिली को रास्ते पे ला दो। वो आदमी अपने डैड यानी कि युआनिंग के चाचा की धमकी देता है, पर वो तो पहले ही युआनिंग के दिए हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। युआनिंग पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा। वो कहती है डर तो लगता है, पर ये बदमाश लोग तुम्हें परेशान करे ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। दिन रात मेहनत करो तुम और फ्री का माल लूटने ये लोग आ जाते हैं। मैं तो इसकी चटनी बनाने वाली थी। तभी उसका पैर टकरा के वो युआनिंग के ऊपर गिर जाती है। उसका हाथ युआनिंग के चेस्ट पर होता है। यह लिली खुद को रोक नहीं पाती और उसे टच करने लगती है। होश आने पर वो माफी मांगती है कि मैं एक डिसेंट लड़की हूँ। वो एम्बेरस होके वहां से जाने लगता है, पर लिली तो अभी भी ख्यालों में खोई थी कि वो टच कितना अच्छा था। युआनिंग उसे ऐसा करते वक्त देख लेता है तो वो और एम्बेरस होती है। अब डिनर करते वक्त पता चलता है कि लिली ने बनाया हुआ कुछ भी युआनिंग नहीं खाता, मतलब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो वो फिर से खाना बनाने जाती है। तभी युआनिंग पिघल जाता है और खाना खाकर उसकी तारीफ करता है तो लिली भी खुश हो जाती है। पर दूसरे दिन युआनिंग को खाने से एलर्जी हो जाती है। असिस्टेंट को लगता है कि उसे युआनिंग के एलर्जीज कैसे नहीं पता, कहीं उसने ये जानबूझकर तो नहीं किया। पर युआनिंग कहता है इन छोटी एलर्जीज से भला मुझे क्या ही होगा। असिस्टेंट कहता है पर उसका बिहेवियर कुछ अजीब है। लेकिन हमारा हीरो तो उसके प्यार में पागल हो रहा होता है। वो उसके प्यारे पलों को याद करता है। वो सोचता है कि क्यूट पपी से भला कोई डरता है क्या। अगले ही पल घर में एक छोटा पपी आता है जिसे लिली बाहर से उठा कर लाई थी। वो कहती है
ये बाहर कैसे रहेगा? इतना सा तो है, ज्यादा जगह भी नहीं लेगा। वो टैप बंद करने के लिए पप्पी उसके हाथ में थमाकर चली जाती है। लौटने पर वो देखती है जो पहले मना कर रहा था अब पप्पी को कितने प्यार से सुला रहा है। ये बस बाहर से सख्त है, इसका दिल बहुत नरम है। फिर वो पप्पी के साथ सोए होते हैं। अब लिली ह्यूआनिंग को पास से देखती है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाती और उसे टच करने ही वाली होती है। तभी वो आंखें खोलता है और उसे पास खींच लेता है। वो शर्मा के उठकर पप्पी को बुलाने लगती है। पप्पी को उठा के वो पूछती है, बोलो पप्पी से कौन प्यार करता है? लिली के सर पर हाथ रख के वो कहता है, ये पप्पी बहुत नॉटी है। और दोनों में प्यारी नोकझोंक हो जाती है। रात में लिली कंपनी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है। नौटंकी करती हुए कहती है, हर रोज तुम ऑफिस जाते हो, मेरी तो भूख प्यासी मर जाती है, मैं भला तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? प्लीज मुझे भी ऑफिस आने दो, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और अपनी पहचान भी सीक्रेट रखूंगी। उसका कोई भी रिस्पॉन्स ना देखकर अब लिली नॉटी होकर कहती है, अगर तुम कुछ और चाहते हो तो वो भी चलेगा। ह्यूआनिंग कहता है, अरे रुक क्यों गई, जारी रखो। वो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि ग्रेट मिस्टर जियांग ऐसे इंसान होंगे। तो वो टॉपिक ही चेंज कर देता है। लिली सैड होने लगती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें आईडी कार्ड मिल जाएगा। दूसरे दिन लिली टिपिकल ड्रामा की सेक्रेटरी की तरह तैयार होके आती है। यूनिंग सोचता है ये कितनी ड्रामेबाज है और उसे चेंज करने को कहता है। अब ऑफिस में वो बाकी कलीग से मिलती है। वो सारे मिस्टर जियांग के सेक्रेटरीज है। लिली सोचती है, इतने सारे सेक्रेटरीज। हमें पता चलता है कि मिस्टर जियांग इतने वर्कोहॉलिक है कि सेक्रेटरीज थक जाते हैं, तो कम से कम 4 सेक्रेटरी तो होने ही चाहिए। वो उसे एक लिस्ट देती है। वो इतनी बड़ी होती है कि उसे वो रूल्स की बुक ही लगती है, पर वो तो हमारे मिस्टर जियांग का वीकली शेड्यूल होता है। लिली सोचती है, ये तो इतना काम करता है, अच्छा होगा कि मैं इसको डिवोर्स देके ही चली जाऊं, वरना काम कर करके तो मैं ही मर जाऊंगी। एक कलीग उसे समझाने में हेल्प करता है, पर उन्हें साथ देख मिस्टर जियांग जेलस होते हैं, तो वो लिली को कॉफी के बहाने बुला लेते हैं। कॉफी लाने पर वो उसे बिजी रखने के लिए नखरे भी करता है। कॉफी कभी कोल्ड चाहिए तो कभी स्ट्रॉन्ग। अब लिली गुस्से में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के लाती है, पर गलती से वो जियांग के ऊपर ही गिर जाती है, तो वो शर्ट चेंज कर रहा होता है। अब ऐसा चांस लिली कहाँ छोड़ने वाली थी। उसका तो सारा ध्यान उसकी बॉडी पे होता है। वो उसके एब्स को बर्तन की तरह रगड़ती रहती है। जियांग कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे शर्ट पहना दो। वो बातें बनाती है कि मैं तो बस चेक कर रही थी कि मेरे पति की बॉडी जली तो नहीं, कहीं तुम मुझे उन लड़कियों की तरह तो नहीं समझ रहे। वो कहता है, थैंक यू तुम्हारी केयर के लिए, पर तुमने तो कोल्ड कॉफी बनाई थी। लिली खुद को बहुत एम्बेरस कर लेती है, तो वो जल्दी से उसे शर्ट पहनाती है। वो सोचती है, किसी दिन ये ठरकीपन मेरी जान ही लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि लिली रात में चुपके से ऑफिस में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी मिस्टर जियांग वहाँ आकर उसको चौंका देते हैं। वो यहाँ होमवर्क कॉपी करने आई थी क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जियांग खुद उससे काम समझाता है। तब वो काम के बजाय उसको ही देखती रहती है और सीधा उसे किस ही कर देती है। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। तभी वॉचमैन के आने पर लिली छुप जाती है। जियांग को देख के वो चला जाता है। लिली सोचती है, ये मेरे अंदर का कौन सा जानवर है, वो क्या सोच रहा होगा, मैंने उसे फोर्सफुली किस किया। वो कहती है, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ कि खुद को रोक ही नहीं पाई। ये सुन के तो उसके मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं। कार में लिली नींद में होती है। मैडम ऑफिस गई ये हमें पता चल गया था, तो उन पे नजर रखनी होगी। जियांग कहता है, मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पिछले 6 महीने से टेस्ट पर रखे हैं और ये मैडम उन्हें तकिए की तरह यूज कर रही है। फिर वो किसको याद करके ब्लश करता है। बहुत समय बीतने पर उसकी नींद खुलती है। वो पूछती है, तुम्हारा हाथ तो सुन पड़ गया होगा है ना? पर वो मानने वाला कहा था, तो लिली खुद ही उसके हाथ पर टैप करने लगती है। अब घर में जियांग का सर दर्द होने लगता है, तो लिली उसे मेडिसिन देके हॉस्पिटल जाने की बात करती है। अब सुबह उठने पर जियांग को याद आता है कि दीवार पर एक पेंटिंग मिसिंग है। लिली ऑफिस में इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे सब याद आ गया, तो उसी वक्त वहाँ जियांग की पर्सनल सेक्रेटरी आती है जो कि छुट्टी पर थी और वो सबको सुनाने लगती है। असल में उसका पति जियांग के शेयर होल्डर्स में से एक है, उसी के दम पे वो इतना उड़ती है। फिर वो उसका बचा हुआ काम लिली को करने को कहती है। बाकी लोग कहते भी है कि अरे वो तो नहीं है और वैसे भी ये तुम्हारा काम है। इस पे वो सेक्रेटरी अपने पति के नाम की धमकी देती है। तभी वहाँ जियांग भी आता है, पर लिली तो उसी को रूम से निकाल देती है कि अभी हमारी मीटिंग चल रही है।
तो अभी आप नहीं आ सकते। ये देखकर बाकी लोग तो हैरान ही रह जाते हैं। वो सेक्रेटरी को कहती है कि अपना काम खुद करो, हम में से कोई भी ये नहीं करेगा, और अगर कम सुनाई देता है तो अपने कानों का इलाज करवा लो। वो अपनी सारी भड़ास उस सेक्रेटरी पे निकाल देती है और पति की धमकी देने पर उसे और रोस्ट करती है। उसके जल भुन जाने के बाद बाकी लोग कैंटीन चले जाते हैं। ये सब सुन के मिस्टर जियांग उस सेक्रेटरी को काम से निकाल देता है। लिली जब जियांग से मिलने ऑफिस आती है तो वह उसके लिए पहले से ही एक प्यारा सा बुके और ड्रेस रखा होता है, क्योंकि उन्हें जियांग ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। लिली भी उसे एक गिफ्ट देती है, बुरी नजर से बचाने के लिए एक चार्म, जो उसे काफी पसंद आता है। अब लिली पार्टी के लिए वो ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वो काफी स्टनिंग दिखती है। वो दोनों पार्टी में एकदम डैशिंग कपल की तरह एंटर करते हैं। जियांग दूसरे सीईओ से मिलने जाता है तो यहाँ वो जल कुकड़ी सेक्रेटरी उसे परेशान करने आ जाती है कि तुम्हारी हैसियत की तरह तुम्हारी ड्रेस में भी कोई ब्रांड नहीं है, और तुम्हारे पति को अगर नौकरी चाहिए होगी तो हमारे ड्राइवर की जगह खाली है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? लिली कहती है मुझे लगा कुत्ते भौंक रहे हैं। वो मारे इससे पहले ही लिली ही उसकी ड्रेस पर केक लगा देती है। सेक्रेटरी अपने पति को बुला के लाती है, पर वो तो वही आदमी निकलता है जिसे लिली ने बर्बाद करने को बोला था। सेक्रेटरी को गलतफहमी होती है कि इसे पहले से जानते हो, तो कहीं ये तुम्हारी साइड चिक तो नहीं? लिली कहती है रुको रुको, मुझे इस बंदर के साथ मत जोड़ो। जियांग के आते ही वो आदमी नमस्ते करता है, पर जियांग उसे भाव दिए बिना सेक्रेटरी की ड्रेस की कीमत देने को बोलता है। सिम लिली के ड्रेस की भी भरपाई करने को बोलता है जिसकी कीमत 5 मिलियन होती है। वो बंदर तो तुरंत ही अपनी वाइफ को पहचानने से मना कर देता है और वो दोनों ही वहाँ झगड़ने लगते हैं। ये नजारा देख लिली को तो मजा ही आ जाता है। अब होस्ट कहता है कि प्रोग्राम की शुरुआत जियांग फैमिली के हेड के डांस से होगी। ये सुन के मिस्टर जियांग परेशान होता है कि ऐसे पैरों के साथ वो डांस कैसे करेगा। वो समझ जाते हैं कि ये एक चाल है, तो लिली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहीं चली जाती है। उस बंदर का बाप वो चाचा जियांग को चिढ़ाने आता है कि अब उसकी बेइज्जती होने वाली है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर फोकस ऑन होता है हमारी लिली पे, जो अपनी अदाओं से सबका दिल घायल कर देती है। वो अपने दांतों में गुलाब का फूल पकड़े फुल टू रोमांटिक अंदाज में मिस्टर जियांग की तरफ बढ़ती है। फिर वो गुलाब उसे देखकर डांस के लिए इनवाइट करती है। सबकी नजरें अब उन दोनों पर ही होती है। वो प्लेफुली उसका टायर पकड़कर कहती है कि मुझे फॉलो करना। वो डांस शुरू करते हैं और जियांग उसे फॉलो करता है। उनका डांस इतना अच्छा होता है कि सब लोग साथ में झूमने लगते हैं। लास्ट में लिली उसकी गोद में बैठकर वैसे ही पार्टी से एग्जिट लेती है। कार में लिली रोमांटिक से सीधे दबंग अंदाज में आ जाती है तो जियांग कहता है ये तो मेरी किडनैपिंग लग रही है। वो कहती है तो तुम मेरे हॉस्टेस बन जाओ। अब वो दोनों चांदनी रात में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो उसे अपना कोट देता है, पर लिली सोचती है तुम्हें भी तो ठंड लग रही होगी, तो वो उसकी गोद में बैठकर वो कोट दोनों पे ओढ़ लेती है। वो कहती है तुमने आज बहुत अच्छा डांस किया। तुम ना लोगों की बात पर ध्यान मत दिया करो। सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, जो तुम्हें नहीं करना उसे साफ मना कर दिया करो। और अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं तो हूँ ही। जियांग कहता है यस मैम। अब वो उसे किस करने लगता है। वो दोनों ही बहुत पैशनेट होने लगते हैं और किस करते हुए ही वो उसे अंदर ले जाता है। दूसरे दिन ऑफिस में लिली के काम की तारीफ होती है कि उसने अच्छा काम किया है। एक कलीग उसके नेक पे लव बाइट नोटिस करता है। अब उनकी टीम लंच पर जाती है। वो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे और वो जल कुकड़ी के जाने पे खुश होते हैं। एक कलीग उसकी गॉसिप्स भी बताती है कि उस सेक्रेटरी के पति ने उसे छोड़ दिया। उसे बैग्स और ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। ये बातें सुन के लिली मन ही मन में हंसती है कि ये सब मैंने ही तो किया। रिंग के बारे में पूछने पर वो कहती है ये मेरी वेडिंग रिंग है। बाकी लोग सरप्राइज होते हैं, पर वो एक कलीग दुखी होता है। अब बहुत पीने के बाद वो सोचता है कि लिली को मैं घर छोड़ देता हूँ। तभी जियांग वहाँ आकर उसे रोकता है और लिली को साथ ले जाने लगता है, जिससे जेलस होकर वो कलीग उनका रिलेशन पूछ लेता है। तो जियांग भी अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ लिली फुल टल्ली हो चुकी थी। वो नींद से उठ के जियांग के पास जाकर बैठ जाती है, जो कि बाथ टब में बैठा था। वो उसको देखकर चौंक जाता है और शर्माता भी है। वो कहती है इतनी अच्छी बॉडी को क्यों छुपा रहे हो। ये कहकर वो उसे छूने लगती है। मतलब बताओ, सीईओ अपने ही घर में सेफ नहीं है। लिली तो छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। वो कहती है तुम मेरे पति हो, मुझे हक है तुम्हें छूने का, मुझे पूरा हक है तुम्हें छूने का। वो रोमांटिकली उसके लिप्स को टच करती है। वो उसे जाके सोने को कहता है, पर वो नशे में बड़बड़ाती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ सोना है, कहीं तुम मुझे हेट तो नहीं करते। वो कहता है तुम नशे में हो, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। वो तो उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देती है। तो जियांग भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह लिली सोचती है
मेरी तो पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तभी जियांग उसके लिए सूप लेकर आता है तो वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये फिर से नहीं होगा। तो वो नाराज होके वहाँ से चला जाता है। बाद में सर्वेंट भी लिली को सूप देती है। वो सोचती है आज सब लोग मुझे सूप क्यों दे रहे हैं। तो सर्वेंट कहती है क्योंकि मिस्टर जियांग ने कहा कि कल आपने कुछ ज्यादा ही एनर्जी यूज कर ली। ये सुन के तो लिली के मुंह से वो सूप बाहर ही आ जाता है। उसे अब समझ आता है कि जियांग क्यों नाराज हुआ। तो वो उसे मनाने जाती है। अब वो तो नखरे करने ही वाला था। वो ऑफिस में प्रोफेशनल रहने को कहता है। लिली सोचती है अभी इसे दिखाती हूँ और उसके एब्स छूकर फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। जियांग सोचता है आखिर क्या है ये लड़की, इसने ये डर्टी टॉक्स कहाँ से सीखा। तभी वहाँ वो जेलस कलीग आता है। जियांग उसे लिली की पहचान सीक्रेट रखने को कहता है। उसके जाते ही टेबल के नीचे छुपी हुई लिली बाहर आ जाती है। वो उसे समझाती है कि सुबह ना उससे गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि नशे में उसने किसी से मारपीट कर ली। वो कहता है मैं शॉवर ले रहा था और तुमने आकर मुझे फोर्सफुली किस किया। और ये लड़की शर्माने के बजाय खुद पे प्राउड होती है। वो कहती है पर मुझे कुछ याद ही नहीं। वो उसे पास खींचकर कहता है तो आज याद रखने की कोशिश करना। लिली तो शर्मा के लाल ही हो जाती है। मतलब ये लड़की पहली बार शर्माई और वहां से चली जाती है। बाहर कलीग को उससे कुछ बात करनी होती है। वो कहता है क्या जियांग तुम्हें फोर्स करता है। एक काम करो, तुम उसे डिवोर्स दे दो और मेरे साथ चलो। मतलब इस बंदे का कॉन्फिडेंस तो देखो, सीधा सीईओ की वाइफ पर डोरे डाल रहा है। अब लिली उसे समझाती है कि मान लो मैं तुम्हारे साथ चली भी गई तो हमारे दोनों की जॉब चली जाएगी और दूसरी जॉब मिल भी गई तो इतना पेमेंट नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा 12,000। उसमें 6,000 किराया, 2,000 कार लोन, 2,000 तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तो बचे 2,000। तो बचे 2,000 में हमें अपने सारे खर्चे निकालने होंगे। कलीग कहता है तुम इतनी मटेरियलिस्टिक क्यों हो। वो कहती है मैं तुम्हें इन फैंसी कपड़ों में और ब्यूटी सैलून के ट्रीटमेंट्स के बाद पसंद हूँ। मैं मेरे एक एक बाल का बहुत ध्यान रखती हूँ। नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज भी उठाती हूँ। अगर मैं कोई गरीब डरी हुई बिना मेकअप की होती तो क्या तुम मुझे पसंद करते। अब यहाँ तो उसकी बोलती बंद ही हो जाती है। वो कहती है तो क्या तुम मटेरियलिस्टिक नहीं हो, और वहां से जाने लगती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ उसके पैसों से प्यार है ना। जियांग भी छिप कर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो कहती है अभी उसका सारा पैसा चला भी गया तो भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के वो खुश होता है। अभी रात में जियांग बेड पर लिली का इंतजार करता है। वो भी फुल मूड में होती है। उसके पास जाती है और वो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर दूसरे दिन वो उसे आंखें बंद करके कुछ दिखाने ले जाती है और पटाखे फोड़ के बर्थडे का सरप्राइज देती है। पर जियांग को उसे धक्का लगता है। उसे अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आता है जो उसके बर्थडे के दिन हुआ था। तो उसे उसका सदमा लग गया। तब से वो बर्थडे नहीं मनाता। लिली सोचती है मुझे ये पता होना चाहिए था। अब वो तो नाराज होगा। थोड़ी देर के बाद जियांग केक के पास आता है क्योंकि वो अच्छा वाला नहीं बल्कि लिली ने बनाया हुआ केक खाना चाहता है। वो कहता है कुछ पूछोगी नहीं। लिली कहती है नहीं, पर अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुनूंगी। अब हमें पता चलता है कि उसके 8वें बर्थडे पे उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। वो गेम लाने गए थे जिसकी जिद जियांग ने की थी। लिली कहती है तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी गलती नहीं थी। मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़ के चली गई। वो कहती थी कि मेरा अनमोल हीरा तेरे रूप में यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इसीलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। तुम्हारे पेरेंट्स भी तो यही चाहते होंगे, तो तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। दूसरे दिन जब लिली जगती है तो बेड पे गिफ्ट्स का ढेर लगा होता है। उसे चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मेरा असली अनमोल हीरा तो तुम ही हो। ये पढ़कर वो तो पागल ही हो जाती है। या जियांग अपनी वाइफ की फैमिली हिस्ट्री निकालता है जिस हिसाब से उसके पेरेंट्स जिंदा है। तो वो कंफ्यूज होता है कि ये आखिर है कौन। तभी जियांग को पता चलता है कि एनिवर्सरी पार्टी से वो जल्दी चला गया था। ये खबर कहीं से उसके दादी को पता चल गई है तो वो उससे मिलना चाहती है। यहाँ लिली भी साथ जाने की बात करती है तो वो दोनों ही वहां जाते हैं। लिली को पता चलता है कि दादी अकेली फीमेल फैमिली हेड है। उन्होंने अकेले फैमिली बिजनेस को एक्सपांड किया था। मिस्टर जियांग के पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो यहाँ पहाड़ों में रहने आ गई। अब एक लड़की लिली को लेने बाहर आती है और उसे साथ ले जाकर बैठने को कहती है और अचानक से चाय का कप सामने पटक देती है। लिली कहती है ये क्या बदतमीजी है। वो लड़की उसे हेट करती है क्योंकि मिस्टर जियांग की शादी उससे होने वाली थी। पर लिली बीच में आ गई तो लिली भी कहाँ शांत बैठने वाली थी। वो उसे और चिढ़ाती है और उस पे चाय फेंक देती है।
कहती है जो भी हो, मैं जियांग फैमिली की बहू हूँ, तो मुझ पे चिल्लाने का हक तुम्हें किसने दिया। वो उसे तमीज सिखा ही रही थी कि दादी की एंट्री होती है। वो लड़की दादी से लिली की चुगली करती है। दादी कहती है, मैंने तुम्हें अपनी पोती माना है, लेकिन अगर कोई फैमिली हेड की इंसल्ट करेगा तो मैं उसे फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। अब लड़की उनके पैर पड़ती है, पर वो नहीं मानती। लिली तो उनसे इम्प्रेस ही हो जाती है। दादी लिली को उसकी दो गलतियां बताती है। पहली, जब उसने पहली बदतमीजी की थी तब भी सबक सिखाना चाहिए था। और दूसरी, फैमिली हेड होने के नाते ऐसी चीजों में अपने हाथ गंदे मत करो। लिली सोचती है, दादी अगर हिस्टोरिकल ड्रामा में होती तो कहर ढाती। दादी कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम पे पार्टी से भागने का इल्जाम लगाने यहाँ बुलाया है, फिर भी तुम आई। वो कहती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप ही मिस्टर जियांग की फैमिली हो। बाकी रिलेटिव्स तो बस उसे बुली करना चाहते हैं, तो आपसे सीखकर आपके जैसा बनने आई हूँ। वो दादी का दिल जीत लेती है। जियांग के वहां आते ही दादी लिली को वॉक करने भेज देती है। दादी जियांग से कहती है, जिन्होंने पार्टी में तुम्हें परेशान किया उनका बंदोबस्त अब तक क्यों नहीं हुआ। दादी जियांग से कहती है, जिन्होंने पार्टी में तुम्हें परेशान किया उनका बंदोबस्त अब तक क्यों नहीं हुआ। उस लड़की ने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जियांग कहता है, जी दादी। जियांग के बाहर आते ही लिली पूछती है, क्या उन्हें मैं पसंद आई। तो उन्होंने भेजा हुआ गिफ्ट वो उसे देता है, जो उनके बहू के लिए रखा हुआ था। वो उनका खानदानी नेकलेस होता है। लिली सोचती है, पर मैं तो उनकी असली बहू नहीं हूँ, तो उसे बुरा लगता है। दूसरे दिन ऑफिस में उसे पता चलता है कि वो कलीग जो उसके पीछे पड़ा था वो तो जॉब छोड़ के भाग ही गया। ऑब्वियसली क्योंकि लिली को फेस करने में उसको शर्म आ रही होगी। पर लिली सोचती है, ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं। जियान इतना वर्कहोलिक है कि उसे एक टाइम पे 4 सेक्रेटरी चाहिए, तो हमारा तो काम ही बढ़ गया। कलीग कहती है, हमारा बोनस 5 गुना कर दिया है। कलीग कहती है, हमारा बोनस 5 गुना कर दिया है। अगर इतने पैसे मिलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऑफिस में रहने के लिए भी रेडी हूँ। फिर लिली उसके लिए आया पैकेट खोलकर देखती है, जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। उसे लगता है ये गलती से आया होगा, पर ये उसके यानी कि जियांग के असली वाइफ के मॉम डैड ने भेजा था। उन्हें खबर लगी कि उनकी बेटी ने किसी अमीर लड़के को फंसाया है, तो वो उससे पैसे हटने आए हैं। वो नीचे उसका वेट करते हैं। असिस्टेंट ये खबर तुरंत ही जियांग को बताता है कि ये पक्का उसी के मॉम डैड है। तो लिली के आने पर जियांग बहाना बनाता है कि उसे बहुत काम है, तो लिली पहले घर चली जाए। उसकी मॉम ने उसे लग्जरी कार से उतरते देख लिया था, तो उन्हें बस पैसे ही दिखाई दे रहे थे। जैसे वो लिली को देखते हैं वो उसे आवाज देते हैं, पर तभी जियांग का असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है और जियांग के ऑफिस ले जाता है। उसकी मॉम जियांग को व्हील चेयर पर देख मुंह बनाती है, पर डैड कहते हैं, अगर ये पैसे वाला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो तुम हमारे बेटे जैसे हो, तो हमें पालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। वो अपने गांव का ब्राइड प्राइस भी बताते हैं। फिर वो पूरे 2 मिलियन की मांग करते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ, क्या ये रकम तुम्हारे लिए बड़ी है। जियांग कहता है, रकम तो छोटी है, पर तुम उसके लायक नहीं। वो उन्हें एक एग्रीमेंट देता है, जिस हिसाब से उन्हें हर महीने कुछ रकम मिलती रहेगी। पर उसकी मॉम अड़ जाती है, उसको तो 2 मिलियन ही चाहिए थे। तो जियांग भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो उन्हें धमकी देते हैं कि उनकी मांग लीगली सही नहीं है, तो इस उम्र में जेल की चक्की पिसनी पड़ सकती है। फिर क्या था, वो जल्दी ही साइन कर देते हैं। जियांग कहता है, फिर कभी उसके आसपास भी मत भटकना, और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब जियांग भी घर आता है, पर उसे फिर से माइग्रेन होने लगता है। वो बेचारा वैसे ही सो जाता है। दूसरी सुबह जब लिली नीचे आती है तो एक अनजान इंसान को सामने देखती है। उसे लगता है जियांग से मिलने आया होगा, पर वो लिली के पीछे पड़ जाता है कि हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लिली के ना पहचानने पर वो कहता है, क्या तुम पूरे कपड़ों के साथ मुझे पहचान नहीं पा रही। लिली उस पे चिल्लाती है और वहां से भागती है। तभी जियांग वहां आता है। वो उसका ड्रेस ठीक करके उसे ऊपर जाने को कहता है। असल में वो आदमी जियांग के चाचा और लिली के खिलाफ सबूत लेकर आया था। मतलब जियांग की असली वाइफ ने ही ट्रैवल शेड्यूल को बेचा था, पर जियांग उस सबूत को फाड़ देता है। वो आदमी उसे लिली के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश करता है, पर जियांग को उसके वाइफ के पास से कोई लेना देना नहीं है। उसे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसे भी लगने लगा है कि शायद ये कोई अलग इंसान है। बाद में वो अपने चाचा को सबूत दिखाता है। फिर क्या था, वो तो भड़क ही जाते हैं। उन पर केस ना करने की धमकी भी देते हैं। लिली के बारे में भी भला बुरा कहते हैं, जिससे जियांग को और गुस्सा आ जाता है। वो लॉयर से कहता है, इन्हें पूरा ही बर्बाद करके रख दो। यहाँ लिली सोकर उठती है तो सोचती है, इसके पैर ठीक नहीं है,
तो ये हालत है, अगर ठीक होता तो मेरा क्या होता। जियांग वहां आकर उसे टीज करता है, तभी उसका माइग्रेन शुरू हो जाता है, पर इस बार वो ज्यादा इंटेंस होता है। डॉक्टर कहती है ये सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे, मेडिसिन से उनका सिर दर्द कम होगा और साथ ही में मेमोरी भी लौट आएगी। अब लिली को उनकी पहली मुलाकात से लेकर उनके सारे प्यारे पल याद आते हैं और वो बेचारी तो रोने ही लगती है। उसे रोता देख जियांग कहता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? लिली कहती है, पागल हो गए हो क्या, तुम तो ठीक होने वाले हो। फिर जियांग उसे कस के गले लगाता है। वो कहती है, अगर मैं बुरी इंसान हुई तो? वो जवाब देता है, तो मैं उससे भी बुरा इंसान निकलूंगा। दूसरे दिन जब वो खाना खा रहा होता है तो लिली मेडिसिन लेकर आती है। उसके मना करने पर सीधे बड़ा चाकू टेबल पर रखती है। डर के मारे वो फटाक से दवाई खाता है। डॉक्टर कहती है, रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, लिली ने उसका बहुत अच्छा ध्यान रखा है, शायद एक हफ्ते में ही उसकी मेमोरी लौट आए। लिली उसके लिए खुश होती है, पर अंदर से उसे खोने के डर से दुखी भी होती है। वो एक लेटर लिखती है कि मैंने जितने झूठ बोले उसके लिए माफ कर देना, मैं तुम्हारी असली वाइफ नहीं हूँ। शायद तुम भी अब तक ये जान गए होगे। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी अगर तुम सुनना चाहो तो अगले महीने के 18 तारीख को दोपहर 12 बजे उस ब्रिज पे आना जहाँ हमने पतंग उड़ाई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जियांग रिकवर होने के बाद वो लेटर पढ़ता है। यहाँ लिली ब्रिज पर उसका इंतजार करती है। वो सोचती है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर उसे हमारे पल याद नहीं रहे तो मुझे इतना मिस्टीरियस बनने की आखिर क्या जरूरत थी। तभी मिस्टर जियांग वहाँ आता है। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, मतलब उसके पैर भी ठीक हो गए हैं। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उसे ऐसे देख लिली बहुत खुश होती है। वो बताता है कि पैर तो पहले ही ठीक हो गए थे, पर डॉक्टर ने उन पे ज्यादा जोर डालने से मना किया था। तो हम देखते हैं कि उस रात वही लिली को बाथटब से उठाकर बेड पे लेके गया था, पर अभी भी वो ज्यादा फास्ट नहीं चल सकता, वरना वो दौड़ते हुए लिली के पास आता। वो पूछती है, तो क्या मुझ पे गुस्सा नहीं हो? जियांग कहता है, क्यों नहीं होऊंगा, 1 महीने से तुम्हें देखा नहीं है और तुम बिना बताए ऐसे ही चली गई। वो उससे प्यार से मनाती है, फिर उसका सच भी बताती है कि ये दुनिया एक ड्रामा है जिसे वो पढ़ती थी, पर पता नहीं कैसे अचानक वो इसमें एंटर हो गई। ये सुन के जियांग तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, तो उसे लगता है कि ऐसी बातों पर भला कौन बिलीव करेगा। तभी जियांग उसे गले लगाकर कहता है, मुझे यकीन है तुम पर, तुम्हारी हर बात पर। वो कहती है, सच में तुम बहुत ग्रेट हो। फिर वो बताती है, जब मैं ड्रामा में एंटर हुई तो मैं बस जगी थी और तुम सामने आ गए। मैंने उन 3 लड़कों के साथ कुछ भी नहीं किया। जियांग उस पर यकीन करता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया और उसकी देखभाल भी की, और इसी वजह से उसे यकीन था कि ये उसकी असली वाइफ हो ही नहीं सकती। वो उसे चिढ़ाती है कि मैं तो सिर्फ पैसे और हैंडसम लड़कों के पीछे पागल हूँ। तो हमारा जियांग भी जवाब देता है, फिर तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास तो ये दोनों ही है। इसी के साथ ये प्यारा सा ड्रामा यही खत्म हो जाता है। ऐसे ही और ड्रामास के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।